हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको पढ़ लीजिए। और इसमें और पार्ट भी है, तो ये पार्ट भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो, हमारे पास जो गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए वो क्या क्या है। तो गिवन, ठीक है, टू सेपरेट marks with inverse demand function, inverse demand function, ठीक है। P1 इक्वल टू 12 माइनस x1 एंड P2 इक्वल टू 20 माइनस 3x2, ठीक है। एंड टोटल कॉस्ट C इक्वल टू 3 प्लस 2x1 वेयर, सो 3 प्लस 2x वेयर x इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। एंड the monoplist choose x1 x2 to maximize the profit, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट फंक्शन हमें लिखना होगा। तो प्रॉफिट फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए बेसिकली प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो पहले रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा हमारे पास P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है। एंड तो प्रॉफिट हम कह सकते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको मैं पाई से इंडिकेट कर रहा हूँ तो पाई x1 x2 इक्वल टू रेवेन्यू आपका, देखो P1 की वैल्यू 12 माइनस x1, 12 माइनस x1, ठीक है, डॉट x1 हो गया, प्लस P2 की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 3x2, 20 माइनस 3x2 एंड x2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस जो टोटल कॉस्ट ये 3 प्लस 2x1 प्लस x2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x1 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, 12x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 20x2 माइनस 3x2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 माइनस 2x1 माइनस 2x2, ठीक है, माइनस 3 माइनस 2x1। तो ये हो जाएगा हमारे पास I इक्वल टू 12x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 20x2 माइनस 3x2 का स्क्वायर, ठीक है। इनको तो चेंज तो कर लीजिए, 2x1 इनको चेंज भी कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 18, 12 की जगह 10 हो जाएगा, 10x1 एंड ये हो जाएगा 18 क्योंकि माइनस भी तो हो गया, 10x1 माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंड माइनस 3, ठीक है। नाउ अब हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। तो डेल पाई अपॉन डेल x1, तो पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि x2 कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2x1, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 इक्वल टू 5 एंड डेल पाई अपॉन डेल x2, तो ये हो जाएगा 18 माइनस, यहाँ से 18 माइनस 6x2, इसको जीरो के इक्वल टू पुट करेंगे तो x2 इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसी कॉन्केविटी चेक करते हैं। तो कॉन्केविटी के लिए सेकंड डेरिवेटिव देखें, डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल x1 इक्वल टू 10 माइनस 2, सॉरी माइनस
टू, ठीक है, इसका सेकंड टाइप डेरिवेटिव लेस देन जीरो, ठीक है, एंड डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल एक्स टू स्क्वायर लेस देन माइनस सिक्स, बेसिकली इक्वल टू माइनस सिक्स लेस देन जीरो, एंड डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं विच इज लेस देन डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस टू इंटू माइनस सिक्स से तो छोटा ही है, ये बेसिकली 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ से इम्प्लाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉनकेव in x1 x2, so critical point is maximum, so ये भी है concave down, basically critical function x is maximum, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस पॉइंट्स पे, यानी कि पॉइंट क्या था 3 and 5 ना, फिर 5 and 6, तो यहाँ पे अगर हम P1 की वैल्यू देखें तो P1 इक्वल टू 12 माइनस x1, 12 माइनस x1 यानी कि 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, एंड P2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 3x1 इक्वल टू 11, ठीक है, सॉरी x2, ठीक है, तो ये हो गया 11, और क्योंकि x2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, और 6 नहीं, x2 की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे, 3, ठीक है। ऑब्वियसली आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ यहीं पे हमें देखना था, तो 3 पे ये 11 आ गया, ठीक है। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट वन इक्वल टू P1 x1 equal to 35 and revenue from market 2 equal to 11 into basically P2 into x2, तो यहाँ पे लिख दो P2 into x2 equal to 11 into 3 यानी 33, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू 68, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, एंड कॉस्ट C इक्वल टू 3 प्लस 2x, तो 3 प्लस 2x यानी कि 5 प्लस 6 8, 8 से हो गया, तो ये हो गया 16, तो ये हो गया हमारे पास 19, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू 68 माइनस 19 इक्वल टू 49, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करना चालू करते हैं, और वाला पार्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है Q इक्वल टू, ठीक है, Q इक्वल टू गिवन है, जो कि हमारे पास है E L टू द पावर 2/7 K 2/7, ठीक है। L जहाँ पे लेबर है, ये जो है वो है कैपिटल, ठीक है, ये हो गया। नाउ फर्स्ट नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है, नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो बेसिकली स्केल both inputs by a scalar t greater than 0, ठीक है। तो Q T L and K T, तो ये जगह A T L to the power 2/7 एंड T K to the power 2/7, तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये हो जाएगा, देखो ये ठीक है, T to the power 2/7 एंड यहाँ से भी 2/7 आएगा, तो 4/7 एंड
L to the power 2/7, ठीक है, एंड K to the power 2/7, या इसको लिख सकता हूँ मैं T to the power 4/7, ठीक है, Q L K, यानी कि ऑटोमेटिकली वो फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे हम कह सकते हैं कि द एक्सपोनेंट ऑन T is 4/7 which is less than 1. Therefore, when we scale input by T, input by T, ठीक है, output scale by T to the power 4/7, ठीक है, which is less than, which is less than proportional, ठीक है, implies the proportional function exhibits decreasing return to scale, decreasing return to scale, ठीक है। इसमें अब हम नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल देखते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कैलकुलेट करें NPL, तो बेसिकली डेल क्यू अपॉन डेल एल, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, एंड एल टू द पावर 2/7, तो 2/7 आ गया जाएगा, 2/7, एंड एल टू द पावर 2/7 -1, तो -5/7, एंड k to the power 2/7, सिमिलरली MPK, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ए वही 2/7, एल टू द पावर तो 2/7 ही रहेगा, एंड के टू द पावर -5/7, ठीक है। सर ये हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज ईच मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ decreasing function of its own इनपुट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो MPL जो है वो प्रोपोर्शनल में L पर -5/7, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश्ड diminish as that increase, ठीक है, holding to other fraction. Hence the production function exhibits diminishing return to each input, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अब बचा हमारे पास थर्ड पार्ट जो था वो हमारे पास पूछा गया था इसी में कि टोटल regard to labor and critical capital when each is paid its marginal, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज, उस कंडीशन में हमें क्या करना था, सो प्रोडक्ट इज नॉट
एक्चुएटेड, ठीक है इसमें। तो बेसिकली यहाँ से इफ each factor is paid, each factor is paid its marginal product, ठीक है। then the total payment to labor क्या हो जाएगा हमारे पास, MPL into L, ठीक है। एंड तो कैपिटल इज MPK into K, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पेमेंट टू लेबर अगर हम कंप्यूट करना चाहें, पेमेंट टू लेबर इक्वल टू MPL इंटू L। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ये इसमें एक और L का मल्टीप्लाई हो जाएगा, L की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2/7 ही हो जाएगा फिर से। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू A इंटू 2/7 L टू द पावर 2/7 K टू द पावर 2/7। सिमिलरली पेमेंट टू कैपिटल जो हो जाएगा MPK इंटू के, वो भी यही A इंटू 2/7 L टू द पावर 2/7 K टू द पावर 2/7, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं, सो ईच फैक्टर रिसीव द सेम अमाउंट, रिसीव द सेम अमाउंट, ठीक है। लेबर पेमेंट, इसका मतलब लेबर पेमेंट इक्वल टू कैपिटल पेमेंट, और कितना है हमारे पास 2 to the power 7 A L to the power 2/7 and K to the power 2/7, ठीक है। तो टोटल पेमेंट टू फैक्टर्स, टोटल पेमेंट टू फैक्टर्स, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके बेसिकली हो जाएगा 4/7 A L to the power 2/7 K to the power 2/7, ठीक है। ये हो गया। एंड अब यहाँ से हम अगर कंपेयर करें तो बेसिकली अगर बट जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इज Q इक्वल टू A to the A L to the power 2/7 and K to the power 2/7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यार, इसको मैं लिखता हूँ 4/7 Q, ठीक है। तो 4/7 Q इज लेस देन Q, ठीक है। इम्प्लाइज thus the payment to factor when paid their marginal product, do not exhaust total product abstraction, this is 1 minus 4/7 equal to 3/7 of output remain undistributed, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।